सो नेक्स्ट टॉपिक अब हमें पढ़ना है बायोन्सी या बाइंड फोर्स, जिसको हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट। देखो, आपने देखा होगा जब भी हम, जैसे आप जब आप खुद वाटर में एंटर करते हो या किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्स करते हो, तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। देखा है क्या? फील किया ऐसा खुद पर? यस सर। है ना? ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उसी फोर्स को बोलते हैं बाइंड फोर्स। अपथ्रस्ट। हाँ, या अपथ्रस्ट। उसी फोर्स को बोलते हैं बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट। समझ में आया? यस सर। सो जब भी हम किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को इमर्स करते हैं, ये लिक्विड है ना, इसमें आपने किसी सॉलिड को इमर्स कर दिया, तो ये सॉलिड क्या करेगा? लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ से लिक्विड को हटा देगा ये। और जहां पहले लिक्विड था वहां पर क्या आ जाएगा? वो सॉलिड आ जाएगा। समझ में आया? यस यहाँ तक से तो वो जो डिस्प्लेस लिक्विड हुआ वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि अपनी पुरानी पोजीशन, यहाँ पर था पहले वो लिक्विड, वापस वहीं जाए। तो वो लिक्विड क्या करेगा? वापस वहीं जाने के लिए इसको पुश करेगा ऐसे। समझ में आया? और इसको वापस यस हटाने सर। की ट्राई करेगा। उस वजह से इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगेगा? बाइंड फोर्स लगेगा। समझ में आया? यस सर। तो जो लिक्विड है वो, दैट लिक्विड ट्राइज टू रिगेन इट्स पोजीशन। ऐसा समझे? So it exerts an upward force on the solid body. That force is called upthrust or bind force. समझ में आया? क्या डेफिनेशन लिखेंगे अपन यस इसकी? सर। When a solid is dipped into liquid, या immerse inside liquid, it displaces the liquid. Then that liquid tries to regain its position. सर हाँ बोलो। बोलो। So it exerts an upward force. ठीक है? समझ में आया तक? इस यस सर। पर on the solid body, on the solid body, this upward force is called बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट बोलते हैं इसको। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। अब ये कितना लगता है, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, उनका प्रिंसिपल हमें पढ़ना होगा। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने क्या बोला कि जब भी आप किसी लिक्विड में सॉलिड को इमर्स करते हो तो लिक्विड अपथ्रस्ट लगाती है, ये तो हमें पता है। उनने भी यही बोला। उनने ये भी बोला कितना लगाती है। तो उन्होंने बोला कि इस लिक्विड
इस सॉलिड का जितना वेट होता, इस सॉलिड ने जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया ना, मान लो 1 किलोग्राम को डिस्प्लेस किया, कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया? 1 किलोग्राम। तो उस 1 किलोग्राम लिक्विड का जो वेट होगा, 1 किलोग्राम लिक्विड का वेट पता है ना कितना होगा? 1 इंटू जी, 9.8 न्यूटन, उतना अपथ्रस्ट लगेगा। समझ में आया? मैं सुनने क्या बोला कि जो अपथ्रस्ट लगेगा वो लगेगा इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। समझ में आया? यस। जब भी किसी लिक्विड में या कोई फ्लूइड, गैस में भी लगता है वैसे तो बाइंड फोर्स। समझ में आया? किसी भी सर। फ्लूइड में या लिक्विड में हम किसी ऑब्जेक्ट को, सॉलिड को इमर्स करते हैं, तो जितना भी वो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के इक्वल बाइंड फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट लगता है। समझ में आया क्या? यस सर। सो यहाँ पे लिखते हैं हम, व्हेन ए बॉडी इज immersed partially or completely in a fluid, liquid, fluid मतलब लिक्विड और गैस, ठीक है, it experiences an upthrust, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट और बाइंड फोर्स, which is equal to the weight of the fluid displaced by the body। समझ में आया? दिस इज द स्टेटमेंट, और अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे। यहाँ तक लिखो, तो नेक्स्ट पेज पर हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे, कि क्यों ये बाइंड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी के इक्वल क्यों होता है, और वहीं से हमें बाइंड फोर्स का फॉर्मूला देखने को मिलेगा। समझ में आया? यस। लिखो। सो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे जिसमें एक लिक्विड होगा, उसमें हम सॉलिड को इमर्स करेंगे और फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो ऊपर की तरफ लगता है। ये कंटेनर लिया मैंने, इसमें Sir, एक can you show लिक्विड, the last slide, sir? Last line was left. लिखो ईशान। Yes, sir, done. ठीक है, ये कंटेनर में हमने लिक्विड फिल किया जिसकी डेंसिटी है रो। इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दिया, ये ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा। यस सर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, इसको हमने इमर्स कर दिया, है ना। अब अभी ये मान लेते हैं कि इसकी टॉप ऑफ द सरफेस से लिक्विड से हाइट, डेप्थ इसकी h1 है, और बॉटम वाली सरफेस की टॉप ऑफ इसकी कंटेनर की, इसकी सॉरी सॉलिड की बॉटम से टॉप तक की जो डिस्टेंस है वो h2 है। मतलब यहाँ पर डेप्थ h2 है, यहाँ पर डेप्थ h1 है। समझ में आया? तो हम उससे प्रेशर निकाल सकते हैं, दोनों जगह निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। डेप्थ पता है तो रो जी एच वाला फॉर्मूला याद है ना? यस सर। ठीक है, अब देखो लिक्विड में इसको हमने इमर्स किया है, तो लिक्विड इसको चारों तरफ फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, चारों तरफ से, बिकॉज लिक्विड के अंदर Yes, sir. प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से फोर्स लगता है जो कि इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ऐसे, जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। समझ में आया क्या? यस सर।
अब देखो ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स तो इक्वल होंगे, राइट और लेफ्ट से जो लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ जितना प्रेशर है उसके सामने भी उतना ही प्रेशर होगा, तो दोनों जगह प्रेशर सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। समझ में आया? यस वैसे नीचे इस जगह पे देखो, यहाँ पर जितना प्रेशर है इस लेवल पर उतना ही प्रेशर इस लेवल पर है, तो दोनों जगह सेम प्रेशर सेम है तो फोर्स भी सेम होगा, तो यहाँ पर भी फोर्स सेम होगा। तो ये सारे फोर्स और ये सारे फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और इक्वल लग रहे हैं, तो कैंसिल कर देंगे। समझ में आया? यस बट व्हाट अबाउट ये बॉटम पर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पर बॉटम पर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, और टॉप पर फोर्स प्रेशर कम है तो टॉप पर फोर्स फोर्स कम लग रहा होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर तो बॉटम वाला फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो ज्यादा है, और ऊपर वाला फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है कम है, तो इस बॉडी पर लिक्विड जो फोर्स लगा रही है वो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है ज्यादा। समझ में आया क्या? यस सर और वही हमें निकालना है, उसी को बाइंड फोर्स बोलते हैं, उसी को अपथ्रस्ट बोलते हैं। देखो ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया? बट ये वाला इससे ज्यादा है, मान लो ये 100 लग रहा है और ये 50 लग रहा है, तो नेट ऊपर की तरफ 50 लग रहा है ना, वही बाइंड फोर्स है। समझ में आया? कैसे निकालेंगे? इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे। आया समझ में? जैसे यस मान सर लो यहाँ पर लग रहा है, बॉटम पर लग रहा है यहाँ पर F2, और यहाँ पर ये लग रहा है F1। समझ में आया? तो पहले तो F2 निकालते हैं। F2 क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। किसी भी जगह पे फोर्स निकालना है तो वहां पे प्रेशर इंटू एरिया कर दो। समझ में आया? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रेशर है P2 और यहाँ पर है P1 इस लेवल पर, ठीक है। और कंटेनर का एरिया तो सेम ही होगा, ये जितना ऊपर एरिया होगा उतना नीचे एरिया होगा, कंटेनर नहीं सॉलिड का। समझ में आया क्या? तो F2 क्या लिखूंगा मैं? P2 इंटू ए। समझ में आया? अब यहाँ पे प्रेशर P2 पर प्रेशर कितना है यहाँ पर लिक्विड की वजह से? H2 डेप्थ पर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड होता है ना। यस तो 2 पर प्रेशर कितना होगा? रो जी, और यहाँ पर डेप्थ कितनी है? ये H2 इंटू ए, ये आ गया F2। समझ में आया? आया यस समझ सर में? अब F1 निकालते हैं। F1 होगा P1 इंटू एरिया, प्रेशर एट 1 इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया होता है फोर्स। तो 1 पर प्रेशर कितना होगा? यहाँ पर डेप्थ है H1, तो यहाँ पर प्रेशर होगा रो जी H1। समझ में आया? रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ए। आया समझ में? तो क्या आ गया यहाँ पर? फोर्स रो जी H1 इंटू ए। तो कौन सा फोर्स बड़ा है? F2 बड़ा है F1? F2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि H2 बड़ा है H1 से, तो F2 बड़ा होगा F1 से। समझ में आया? हाँ। यस सर सो नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो F2 माइनस F1 लग रहा है, उसी को बोलते हैं बाइंड फोर्स। वो क्या होगा? F2 माइनस F1, और ये होगा अपवर्ड, क्योंकि F2 ऊपर लग रहा है और F1 नीचे लग रहा है। समझ में आया? यस सर तो F2 कितना है? अब वैल्यू पुट करो, रो जी H2 इंटू ए, माइनस F1 कितना है? रो जी H1 इंटू ए। रो जी और ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? H2 माइनस H1 इंटू ए बचेगा। समझ में आया? यस अब ये H2 में से H1 माइनस करेंगे तो ये इतना जो आएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट की हाइट है। समझ में आया? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इसकी जगह मैं यस H सर लिख सकता हूँ। आया समझ में? तो यस H है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और A है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया इंटू हाइट करोगे तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आया क्या? तो यस इसकी सर जगह लिख देंगे V, वॉल्यूम लिख देंगे इसकी जगह। तो फॉर्मूला क्या आएगा बाइंड फोर्स का? V रो जी, ये बाइंड फोर्स का फॉर्मूला। समझ में आया? अब ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में हम काम में लेंगे, बट अभी भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रूफ करना है हमें, तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। यहाँ पे V क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड।
अभी हमने पूरा ऑब्जेक्ट अंदर ही लिया था, मान लो आधा अंदर होता आधा बाहर होता, तो सिर्फ अंदर वाला वॉल्यूम की वजह से ही फोर्स आता। समझ में आया क्या? बाइंड फोर्स आया समझ में? यस सर। तो हम ये वी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड। तो जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अंदर होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी डिस्प्लेस होगा। समझ में आया क्या? यस हाँ, सर। यस सर। तो इसको हम इक्वल टू में ये भी तो लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। दोनों एक ही तो बात है, वॉल्यूम तो सेम होगा ना। जितना ऑब्जेक्ट अंदर डालोगे उतना, जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अंदर डालोगे उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। व्हाट अबाउट Yes. रो? रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। समझ में आया? तो अगर आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड को वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करोगे तो इसकी जगह मास लिख दूं इंटू जी। समझ में आया? यस सर। हाँ। अब ये जो मास आया पूरे लिक्विड का आया या फिर सिर्फ उतने लिक्विड का आया जो डिस्प्लेस हुआ है? तो जितना डिस्प्लेस हुआ। जितना डिस्प्लेस हो। समझ में आया? यस एम की सर। जगह क्या लिखेंगे? एम की जगह क्या लिखेंगे? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये किसका मास है? डिस्प्लेस लिक्विड। अब ये मास ऑफ लिक्विड सिर्फ उतना मास, उतने लिक्विड का मास है जो डिस्प्लेस हुआ है, इंटू जी करेंगे। एम इंटू जी कर दें तो क्या आता है? वेट। समझ में आया क्या? यस। तो बाइंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने यही तो बोला था। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ पूरे लिक्विड का वेट है या जो सिर्फ डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट है? डिस्प्लेस्ड। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने यही तो बोला था। देखो इधर, is equal to the weight of the fluid displaced by the body. Bind force is equal to the weight of the, तो हमने प्रूफ कर दिया ना, it is the Archimedes principle. समझ में आया क्या? यस सर। हाँ लिखो, डाउट है तो पूछो। ओके तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या है? V रो G। सो इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंड फोर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पे बाइंड फोर्स डिपेंड करता है? बताओ कौन कौन से फैक्टर होंगे? तो डेंसिटी पे। डेंसिटी किसकी? सर वो क्या बॉडी की जो इमर्ज्ड हो रहा है। ध्यान से बोलो। बॉडी की डेंसिटी द पर डेंसिटी बाइंड ऑफ फोर्स द का, बॉडी। अरे बाइंड फोर्स कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है ना। तो लिक्विड की डेंसिटी पे मतलब सर डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ ना। लिक्विड वेयर बॉडी इज इमर्ज्ड। हाँ सर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर बाइंड फोर्स डिपेंड करता है। किस पे करता है? यहाँ रो क्या था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे डेंसिटी कहाँ से आया? प्रेशर वाले फॉर्मूले से आया। प्रेशर कौन लगाता है? लिक्विड। तो डेंसिटी किसकी यूज करते हैं? लिक्विड की। समझ में आया? यस सर। तो वी रो जी में रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है वो। जितना ज्यादा डेंस लिक्विड होगा उतना ज्यादा बाइंड फोर्स लगेगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, इसलिए तो सी वाटर जो होता है वो डेंस होता है थोड़ा रिवर के वाटर से। साल्ट होते हैं ना, उसमें मिनरल्स होते हैं बहुत। यस ऐसा सर। में तो उसमें बाइंड फोर्स ज्यादा लगता है। आपको पता है डेड सी के बारे में? पता है जॉर्डन में जो है डेड सी? यस सर। यस सर। वो बहुत हाईली डेंस होता है। उसमें आप फ्लोट कर सकते हो बहुत इजीली, जिसको स्विमिंग नहीं आती उसको भी।
क्योंकि हाईली डेंस होता है उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है तो बाइंड फोर्स ज्यादा लगता है, जब ऊपर की बाइंड फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, जो हमें फ्लोट होने में हेल्प करता है। समझ में आया क्या? यस सर। सो कौन कौन से, एक तो वी वॉल्यूम ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी या वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करेगा। जितना वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होगा इनसाइड लिक्विड उतना बाइंड फोर्स लगेगा। समझ में आया? यस सर। वॉल्यूम साइज ऑफ द बॉडी, सो ये बाइंड फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वॉल्यूम ऑफ बॉडी। समझ में आया? सेकंड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बाइंड फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड है कि नहीं है? यस सर। थर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, v rho g। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाए तो फोर्स बढ़ जाएगा, कम हो जाए तो कम हो जाएगा। समझ में आया? है समझ में? यस सर। तो इसके भी डायरेक्टली बाइंड फोर्स इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी की। है समझ में? एक और फैक्टर होता है टेम्परेचर। तो जो बाइंड फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से बाइंड फोर्स कम होता जाता है। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। लिखो यहाँ पर। देन चलो क्वेश्चंस करते हैं इस पे। A ball of mass 4 kilogram of density 4000 kg per meter cube is completely immersed in water of density 1000 kg per meter cube. Find the bind force on it. क्या निकालना है हमें? इस बॉल पर कितना बाइंड फोर्स लगेगा ये निकालना है। ट्राई करो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिखो। मास ऑफ सॉलिड कितना है? 4 kg। इसकी डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड 4000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमसे पूछा बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी रो जी। इसमें वी क्या होता है? वी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड। हाँ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, है ना। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है ना वाटर से, तो पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो पूरा। समझ में आया? बिकॉज ये हाईली डेंस है तो लिक्विड में डूब जाएगा वाटर में, तो इसका वॉल्यूम कितना है वो निकालो। तो वॉल्यूम हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा मास अपॉन डेंसिटी, है ना। मास कितना है? 4 अपॉन 4000, तो वॉल्यूम कितना आएगा? 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। समझ में आया? यस हाँ, सर। तो यहाँ पर v की जगह लिखेंगे हम 1 अपॉन 1000 इंटू
डेंसिटी किसकी यूज करेंगे, लिक्विड की या सॉलिड की? हाँ, लिक्विड। लिक्विड की होती है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब वाटर की कितनी, 1000 इंटू जी। समझ में आया? जी को 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आया बाइंड फोर्स का? 10 न्यूटन। आया सोच में? सर 10 न्यूटन। हाँ सर। हाँ। अब हो सकता है इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मास 4 kg, तो इसका वेट 40 न्यूटन हुआ ना। इसका वेट कितना हुआ, 40 न्यूटन। समझ में आया? हाँ। हाँ सर। यस तो सर। लिक्विड में इसका वेट कितना हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर जब इसको आप लिक्विड के अंदर डाल दोगे तो ये 4 kg है, तो इसका वेट जो नीचे लग रहा है 40 न्यूटन नीचे लग रहा है, और इस पे एक बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन का, लिक्विड के अंदर लग रहा है ना, निकाला हमने। तो इसका वेट इनसाइड लिक्विड कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10, 30 न्यूटन का हो जाएगा। समझ में आया क्या? इनसाइड लिक्विड इसका वेट कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। 30 और एयर में पूछा जाए तो 40 न्यूटन। आया समझ में? यस सर। लिखो। एक और क्वेश्चन करते हैं। Two spheres of radius r and 2r respectively are immersed in a liquid. Immersed in a liquid, एक लिक्विड में उनको इमर्स किया, ठीक है। इफ द हमसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ बाइंड फोर्स experienced by the two spheres. इन दोनों पर बाइंड फोर्स लगेगा ना, उसका रेशियो निकालना है। ट्राई करो। चलो देखो, देखो ये लिक्विड में आपने दो ऑब्जेक्ट इमर्स की, एक की रेडियस r है और एक की 2r है। इसकी r है और इसकी 2r है। तो हमने पढ़ा था बाइंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो ऑब्वियसली इस पे ज्यादा लगेगा बाइंड फोर्स। समझ में आया? यस इसका वॉल्यूम सर। ज्यादा है ना, तो इसका वॉल्यूम मैं बोल देता हूँ, मान लो V2 है और इसका V1 है, तो V1 क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया? और V2 क्या होगा, 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। फर्स्ट वाले पे जो बाइंड फोर्स लगेगा उस रेशियो निकालते, सेकंड वाले पे जो लगेगा वो लगेगा रो V2g या V2 रो जी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो तो दोनों के लिए सेम है, दोनों को एक ही लिक्विड में डाला है। और फर्स्ट वाले पर बाइंड फोर्स लगेगा रो V1g। समझ में आया क्या? हमें रेशियो निकालना है,
रो से रो कैंसिल, जी से जी कैंसिल। समझ में आया? यस सर। V2 कितना है 4/3 Yes, पाई 2r का क्यूब मतलब 8r3। V1 कितना है 4/3 पाई r3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r3 से r3 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 8:1। क्योंकि रेडियस डबल है तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का क्यूब के टाइम्स होता है ना वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर 8 टाइम्स हो जाएगा तो बाइंड फोर्स भी 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है। समझ में आया क्या? yes, sir. Yes, sir. लिखो। What is the height of mercury which exerts the same pressure as 30 centimeter of या फिर 136 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। हमसे क्या पूछा है कि मर्क्यूरी की कितनी हाइट होगी जो उतना ही प्रेशर लगाए जितना 136 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम लगाता है। समझ में आया? जैसे मान लो एक कंटेनर में आपने वाटर को फिल कर दिया, है ना, कितनी हाइट तक? 136 सेंटीमीटर। तो ये प्रेशर लगाएगा नीचे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? रो जी एच, प्रेशर बाय वाटर। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो प्रेशर बाय वाटर क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर इंटू जी। आवाज आ रही है? Yes. है ना? हमसे पूछ रहा है कि अब इसकी जगह अगर हम मर्क्यूरी फिल करते तो कितना हाइट उसका फिल करते हैं। मर्क्यूरी बहुत हाईली डेंस होता है तो उसमें इतना हाइट फिल करने की जरूरत नहीं है, तो हमें हाइट ऑफ मर्क्यूरी पूछा है। समझ में आया? तो प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg, कि ये भी उतना ही प्रेशर लगाए जितना 136 सेंटीमीटर का वाटर कॉलम लगा रहा है। समझ में आया क्या? और हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो होती है वो होती है 13,600 kg पर मीटर। कितनी होती है? 13,600 kg पर मीटर की। तो हमें क्या बोला है कि मर्क्यूरी का जो प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर वाटर का रखना है, क्योंकि दोनों सेम प्रेशर लगाना है। व्हाट इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी विच एक्सर्ट्स द सेम प्रेशर जो वाटर लगा रहा है, मतलब जितना वाटर लगा रहा है उतना ही मर्क्यूरी लगाएगा। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है लिक्विड में? रो जी एच। तो मर्क्यूरी का तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी यूज करेंगे और हाइट ऑफ मर्क्यूरी हमें निकालना है। जी तो दोनों के लिए सेम रहेगा। और इधर क्या यूज करेंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का प्रेशर निकालने के लिए, इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर। समझ में आया क्या? जी से जी कैंसिल आया समझ में? नाउ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लिखो यहाँ पे 13,600 इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी आपको निकालना है। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 इंटू हाइट ऑफ वाटर कितनी है? 136। आया समझ में? हाँ, Yes, sir. 20 से 20 कैंसिल, देन 136 बचेगा, वो ये कैंसिल। तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम कितना आया? ओनली 10 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब क्या है? जितना वाटर 136 सेंटीमीटर का जो वाटर प्रेशर लगा रहा है
वो ओनली 10 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी लगा देगा अपना। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो सोल्व कर सकते हो। यस सर। यस सर। Yes, sir.